ठीक है, ध्यान रखिए कल तक सारे पैसे मिल जाने चाहिए। सारा पैसा दे दूंगा, अभी इलाज शुरू कीजिए। वार्ड बॉय, पेशेंट को लेके। रमाबाई, आपको पैसे चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? क्या? दरोगा साहब, ये औरत मेरे जलपान गृह से पैसे चोरी कर यहाँ लेकर आई है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आनंद भैया की तबीयत खराब है, यहाँ पैसे जमा करने थे, तभी इलाज शुरू होता, इसलिए गले से कुछ पैसे गिन के लाई हूँ। और इसीलिए दीपू को वहाँ बैठाया भी था ताकि काके आएगी तो सब कुछ सच सच बता देगा। रमा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन किसी को पूछे बिना पैसे लेके आना गलत है ना। वहाँ काकी नहीं थी, इसलिए मैंने दीपक को वहाँ बैठाया था। मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर मेरी माँ कहीं मिल नहीं रही है, और जब तक मेरी माँ नहीं मिलती उस जलपान गृह का मालिक मैं हूँ, और इस तरह किसी के गले में से पैसे निकालना चोरी ही है। चलो। देखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। आनंद भैया का ध्यान रखें। हाँ भीम, उसे जाने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, आप आनंद भैया का ध्यान रखिए। चलो अभी। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। ये एक नई मुसीबत कहाँ से आ गई? रमा हवालात में कैसे रहेगी? तो मांग कर लाती वो पैसे, ऐसे निकाल कर लाएगी तो चोरी कहलाएगी। अगर रमा ने चोरी की भी है तो वो आनंद के लिए की है, और वो तुम्हारे लिए तो पड़ोसी है ना। अगर वो नहीं भी करती ना तो उसे सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है। बस बस हो गया बुआ, ये सब बोलने का ये सही समय नहीं है, जाने दीजिए। गुरुजी, आप आनंद भैया का ख्याल रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। भीम, मैं जाती हूँ रमा के पास। वो वहाँ अकेली कैसे रहेगी? वो आप कैसे जाएंगी पुलिस थाने, और वो लोग आपको कैसे रहने देंगे वहाँ पे? जाऊंगी मैं, कैसे नहीं रहने देते हैं ना, वो मैं देखती हूँ। सही प्रचंड देव के साथ में रहने का आनंद ही कुछ अलग है। ये लोग समझते नहीं। एकदम ये जाएंगे, उसके बाद नाके फिर वापस। आ गए तुम लोग? क्या हुआ? भीम मिला तुम सबको? हाँ मिला था, हमेशा की तरह मदद की भीख मांगने आया था, लेकिन हम भी उसकी मदद करने वाले थोड़ी थे। मतलब साफ साफ बताओ कि भीम को पैसा दिए हो कि नहीं? नहीं दिए, और काहे दे? हम काहे छोटी जाति के लोगों की मदद करें? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे कौन सी ऊंची जात है तुम्हारी? वो प्रचंड देव अपने ही यहाँ बुला के दिन भर अपने घर का साफ सफाई करवाता है, कचरा उठवाता है तुमसे। तुमको लग रहा है कि तुम्हें शुद्ध करके अपने जात में शामिल कर लिया। चाहे जो हो, पैसे हम कमाते हैं, और ये हमारा मन है कि वो पैसे हम कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, हमारी मर्जी। तुम छोटी जात के लोग हमें मत सिखाओ। चलो जोकू बाबू और जनार्दन भाई चलते हैं। हाँ, और चल खाना निकाल के दे, बहुते जोर के भूख लगी हमका। हाँ तो भूख लगा है ना, तो खुद जाओ गरम करो और खा लो। जा रहे भीम के पास। फुलिया, पैसे से ना सही, कम से कम उसके साथ रहेंगे तो उसे बल मिलेगा। चल चलते हैं। हाँ चलो डलिया माँ, चले। गुरुजी आप ये बताइए, भीम कहाँ है? भीम भी खुद को कोड़े मारकर पैसे कमाना चाहता था,
लेकिन मैंने और फुलिया ने रोक दिया उसे। वो अभी भी पैसे की व्यवस्था करे ही कहीं गया होगा, आ जाएगा। मेरा भाई, मुझे भी जाना है उसके पास। मुझे भी जाना है। रुकिए, बचे हुए पैसे पहले जमा होंगे, उसके बाद ही आप कहीं जा सकते हैं। तब तक यहीं ठहरिए। डॉक्टर साहब, अब मेरा भाई अकेला संघर्ष कर रहा है, अब आप मुझे जाने दीजिए। हम दोनों भाई मिलकर जल्दी से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और सब कुछ चुका देंगे आपका। जाने दीजिए डॉक्टर साहब। देखिए, चुपचाप यहाँ बैठिए, वरना मुझे हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बैठिए यहाँ। हम फिर से एक मौका देते हैं तुझे। भीमराव, हम तुझे एक मौका और देते हैं। सोच ले, शुद्धिकरण करवा ले और हमसे पैसे ले ले। भीमराव, करवा लो शुद्धिकरण, पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे भी बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं बतानी पड़ेगी। शुद्धिकरण के पश्चात तुम ऊंची नहीं 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 थोड़ी ऊंची जाति के बन जाओगे। और हाँ, शुद्धिकरण के बाद तुम मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना। उसके बाद तुम्हारी पत्नी रमाबाई भी जेल से छूट जाएगी। सोच ले भीमराव, एक शुद्धिकरण, 3 फायदे जो हम तीनों बता रहे हैं। कल सुबह से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। शुद्धिकरण करवा लिया तो अच्छे के लिए, वरना बुरे के लिए। फैसला तेरा। अरे ए भीमराव, क्या हुआ? पैसों की कौन व्यवस्था हुई कि नहीं? बोलो भीम, हवालात से रमा को छोड़ा कर नहीं लाए हैं? भीम, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ बेटा? अरे नहीं हुआ होगा। अरे होता तो ये कूद कूद कर सबको बताता कि पैसों की व्यवस्था इसने कैसे की। अरे किससे उम्मीद कर रहे हो? भीमराव नाम है इसका, ये केवल गाल बजाना जानता है और ये इंतजार कर रहा होता है कि इसकी मुसीबत कोई दूसरा कोई निपटा दे, या फिर ऐसा कुछ ये करे कि सब के सब मुसीबत में फंस जाए। हैं? हितेश, तुम तो चुप ही रहो। कभी किसी की मदद की है तुमने? बस चले आते हो उपदेश देने के लिए। हाँ तो सही तो कह रहे हैं ना वो, और मुझे भी नहीं लगता कि इस बार भी पैसे की व्यवस्था कर भी पाएगा। फिर तो आनंद भी अस्पताल में ही रहेगा और रमा भी हवालात में ही रहेगी। भीमराव, डॉक्टर साहब कह रहे कि बिना पूरा पैसे जमा किए वो ना अस्पताल से नहीं आने देंगे। मान जाइए प्रचंड देव की बातें, कर लीजिए शुद्धिकरण। अब सोच विचार करके कोई फायदा नहीं है भीम, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रचंड देव, नरोत्तम जोशी और साधव भी यही कह के गए, लेकिन मैं शुद्धिकरण नहीं करूंगा क्योंकि मैं अशुद्ध नहीं हूँ। बाकी चाहे जो हो जाए, चाहे आपके भाई अस्पताल में ही क्यों ना पड़े रहे, और चाहे तुम्हारी पत्नी रमा जेल में कैद रहे। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे इसका कोई हल निकालने दीजिए। भीमराव, तुम्हारे बाबा और भाऊ के गैर मौजूदगी में ये घर की जिम्मेदारी तुम्हारी को निभानी है और तुम्हारी पीठ दिखा के भागत हो। और मैंने कई बार कोशिश की कि घर पर तुम लोगों को ये बात बताऊं, लेकिन तुम्हारे बाबा हर बार मुझे कुछ ना कुछ बोल के चुप करा देते थे।
तमाशा दिखाते दिखाते एक बार एक सर्कस वाले की नजर हम पर पड़ी। उसने राम जी से कहा कि तुम यही करतब हमारे सर्कस में दिखाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जितने ज्यादा अपने आप को चोट पहुंचाओगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। राम जी ने ज्यादा पैसा सुनकर हाँ कह दिया। मजबूरन में मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। वहां हर रोज अपने आप को चोट पहुंचाते थे और हर रोज तबीयत खराब होती थी। और फिर कल शाम को आपको चोट पहुंचा रहे थे। चोट मारते मारते वो अचानक से गिर गए और बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया है। होश में आने में कम से कम 1 दिन का समय लगेगा। फिर मैंने सोचा कि यही मौका है राम जी को घर ले जाने का, क्योंकि होश में रहकर राम जी तो कभी घर जाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए मैंने इन दोनों भले लोगों से मदद के लिए कहा तो ये लोग उठाकर तुम्हारे बाबा को यहाँ पर लाके पहुंचा दिए। वरना रोज राम जी अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं और मैं ऐसे ही तमाश बिन्नों की तरह तमाशा देखता रहता। भैया जीजा भाई, ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पति ने कमाए। लोगों के पति मेहनत करके पसीना बहाकर पैसे कमाकर अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन तुम्हारे पति ने खून निकाल कर पैसे कमाए हैं। दर्द के रिश्ते का तमाशा बनाकर पैसे कमाए हैं। ये सिक्के अपने पास रखो, जो करना है ना करो। मैं यहाँ कैसे आ गया? आ गए बाबा, आप सही सलामत आ गए। लेकिन आप वहां क्यों गए थे? वहां कुछ काम नहीं था, वहां चला गया। काम, पैसा, घर की जिम्मेदारी सब जरूरी होता है ना। लेकिन उसके लिए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे कभी भी आप हमें बिना बताए ऐसे चले नहीं जाएंगे। और जाने से पहले एक बार सोचा भी नहीं बाबा कि जब हमें पता चलेगा कि आपने खुद को तकलीफ दी पैसे कमाने के लिए, तो हमको कैसा लगेगा? बाबा, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, और मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। घर चलाने के लिए आप दोनों ने
अपने आप को मारने का काम किया। बाबा बिना बताए इतने दूर चले गए और आनंद भैया आपने भी नहीं बताया। ये काम करने से अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं कबीर सीप समंद की। मालिक मालिक प्रणाम मालिक। मालिक सब उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? पूरी बात बता। मालिक वो राम जी वापिस आ गया और खाली हाथ नहीं आया है, पैसा कमा के आया। अब भीम के सब समस्या दूर हो जाएगी, फिर वो काहे शुद्धिकरण के लिए तैयार होएगा। इधर आओ, ऊपर इधर आओ। थोड़ा और आगे। तुम अब मनुष्य ही रहोगे। सुबह सुबह मनुष्य खबर सुनाने आ गया। शुद्धिकरण करके तुम्हारी जात को तो ऊंचा कर दिया, मगर तुम्हारी सोच का क्या करे? बुद्धि कहां से दे? तुम सब चाहते तो उस भीमराव का शुद्धिकरण हो सकता था। अरे पकड़ कर उसके यज्ञ में बैठा देते। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। हम कोशिश तो पूरी कर रहे पर एक शब्द भी कहा ना तो यहीं पटक पटक कर मारेंगे। पूरी जात में हो गए हो, इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। जाओ जाकर समझाओ उस बेवकूफ भीमराव को। जाओ। उस दिन नरोत्तम बता रहा था कि ये भीमराव हर बार आखिरी समय में बच जाता है। कहीं उसके भाग्य में ग्रहों का कोई प्रबल योग तो नहीं। रमा, बाबा ने बताया था कि इसी ऑफिस से उनके जैसे लोगों की पेंशन का लेखा जोखा किया जाता है। चल के बात करते हैं। बात नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करके बाबा की पेंशन शुरू करवाएंगे। चलिए। सर कुछ काम है आपसे। यहाँ जो भी आते हैं काम के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए नहीं। समय होगा तब बात कर लेंगे। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? तुम हमें सिखाओगी कि बात कैसे की जाती है? निकलो यहाँ से। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी व्यस्त हैं, तो हम थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर बात करते हैं, लेकिन इस तरह से बात मत कीजिए। थोड़ी देर बाद आओगे? बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा मैं। और आपने ऑफिस इसीलिए खोला है कि लोगों की समस्या सुन सके। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारा काम। भीमराव नाम है ना? अपनी बाप के पेंशन के लिए आए हो। तुम्हारे बाप ने लिख कर दिया था कि उसे पेंशन नहीं चाहिए। ये रही वो चिट्ठी, देख लो। और तुम फिर से पेंशन शुरू करवाने आए हो? तुम्हें क्या लगता है हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बाप कुछ अलग लिख कर दे और बेटा आकर कुछ अलग नाटक करे? बाबा की मजबूरी थी उस समय। पेंशन के बिना उनकी हालत खराब हो गई है।
मैंने यही बात करने के लिए उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उनका जवाब नहीं आया, इसलिए आपके पास आया हूं। छोटी जाति मोटी बुद्धि, लगता है ऐसे नहीं मानोगे, धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। दरबान, दरबान, उठाकर बाहर फेंको इनको, निकालो बाहर। देखिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बाहर निकलो। मैं बात कर रहा हूँ। अरे बाहर निकलो। ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे बाहर निकलो और दोबारा अंदर मत आ जाना। प्रचंड के छोटे भाई है, लंदन में पढ़ते हैं। वहां से आने वाले थे और उसी खुशी में लक्ष्मी दीदी ने और प्रचंड की पत्नी ने साथ में लड्डू बांटे थे। अच्छा, भीमराव, ये हैं प्रचंड देव जी के छोटे भाई वैभव देव। अभी अभी लंदन से पढ़कर वापस आए। नरोत्तम, वैभव हम 4 भाइयों में सबसे छोटा है, बाकी तो रहे नहीं, और वैभव को हम अपने पुत्र के समान मानते हैं। समझ लो कि हमारी आने वाली पीढ़ी यही संभालेगा। भीमराव, देख क्या रहा है? प्रणाम कर। ये जानकर अच्छा लगा कि आप पढ़ाई करने के लिए लंदन तक जाके आए हैं। वैसे अपने यहाँ की पढ़ाई और वहां की पढ़ाई में क्या फर्क होता है? और वहां कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? हम खुशियां बांटते भी हैं। ले भीमराव, खा ले। हाँ, आधी आधी खाना। हाँ, लो। नहीं चाहिए मुझे। है तो ये मिठाई, लेकिन आप दिल से नहीं दे रहे। इसके पीछे आप मुझे अपमानित करने की कोशिश में हैं। तो रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे। छोटी जात के होके बड़ी बड़ी बातें करते हो। औकात भी नहीं है कभी ऐसी मिठाई खाए होगे। आप लंदन में पढ़ के आए हैं ना? मुझे लगा था आपकी सोच अलग होगी, लेकिन ये जानकर बहुत हैरानी हो रही है कि आप भी ये जात पात ऊंच नीच समझते भी है और मानते भी है।
लो, सभी खुशियां मनाओ। तुम भाभी हो ना भीमराव की? बदकिस्मती से हाँ, मैं उनकी भाभी हूँ। पर मैं माफी मांगती हूँ आपसे, आदत हो गई उनकी, कभी भी किसी से भी उलझ लेते हैं वो। हाँ लक्ष्मी ना, उसकी आदत सिर्फ उलझने की नहीं है, उसकी आदत ये भी है कि वो भूल जाता है कि उसकी जात क्या है, वो भूल जाता है कि वो छोटी जात का है, और वही उसकी हैसियत भी है।